एआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी अकाउंटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सब देखिएगा। और पहला कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है अकाउंटिंग का वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी मनी को मेजर कर। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक कॉमन यूनिट होता है, यानी मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे हर चीज की मापन प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है, कि किसी चीज को कोई तरल पदार्थ है, लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसको लीटर में लेते हैं, कोई सॉलिड चीजें हैं तो केजी में, या जो भी है सबकी एक यूनिट है ना। तो वैसे ही कहा है कि मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिसको मनी के रूप में ही एक्सप्रेस किया जा रहा है। ऐसा सौदा हो रहा है जिसको मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस मेजर और उसको मनी में मेजरमेंट किया जा सके, उसी बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? बिजनेस। जैसे मान लो हम किसी चीज का लेन देन के उधार किए, उसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा लेन देन किया गया जिसका मेजरमेंट पैसे में हो सके उसे ही हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे समझिए कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर डे में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, इस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है ना। हाँ, केवल उसके अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है ना, कि वो गया था रास्ते में तो 4 लोग जुटे थे, ये सब बातें होती है क्या वहां पे? सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको रिकॉर्ड किया जाता है? क्या क्या सिचुएशन आई उससे मतलब नहीं है, कितने का सेल किए हैं, दैट इज द पॉइंट। सिर्फ वो पॉइंट है, वो मुद्दा है। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि इंप्लाई सर्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप इंप्लाई सेटिस्फाई है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, उसके सर्टिफिकेशन से मतलब नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड की जाएगी कितने का सेल हुआ है, उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। उसका सर्टिफिकेशन है, संतुष्टि है या नहीं है, इस भावनाओं को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको आप किस रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मनी के रूप में, अमाउंट के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मनी मेजरमेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहा है, हाँ सुन लीजिए, कहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में के अनुसार हम ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी तुलना आप पैसे से कर सके, जिसको आप किस रूप में व्यक्त कर सके, पैसे के रूप में, अमाउंट के रूप में, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इंप्लाई सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई है उस चीज से, वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। या क्या क्या परिस्थितियां आई हैं बेचने के लिए, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में जिनको आप अमाउंट के रूप में क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। समझना की बात ना? उसे क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी, यानी अलग अलग अस्तित्व होना। जैसे अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरा अस्तित्व अलग है और मेरे बिजनेस का अस्तित्व अलग है। मैंने कहा था ना कि दो कंडीशन होती है। एक होता है कि दुकान बड़ा नाम फेमस होता है, वहां आप भी बैठ जाओ तो भी चलेगा, दुनिया चलेगा, तो एक बिजनेस का एंटिटी हो गई। और एक की हम रह रहे हैं तो दुकान ज्यादा चल रही है, मेरे नाम पे चल रही है, मेरे बिजनेस के नाम पे नहीं, मैं हूँ अच्छा कारीगर है, बड़ा बढ़िया मिठाई बनाता है, तो मेरे नाम पे चल रही है, तो ये मेरा अस्तित्व हो गया। समझ रहे ना? और बिजनेस के दम पे चल रही है, यानी वहां कोई भी बैठ जाएगा तभी भी चल जाएगा वो। समझ रहे ना? इतना फेमस हो गया वो दुकान कि वहां आप भी बैठ जाए तो भी बिक्री उतनी ही होगी। तो एक किसका अस्तित्व है? बिजनेस का अस्तित्व। और मेरे रहने पे बिक्री हो रही है या मैं जहां जहां जा रहा हूँ वहां बिक्री बढ़ जा रही है, ये मेरा अस्तित्व। तो दोनों को अलग अलग अस्तित्व मान के ही काम किया जाएगा। ये कहता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस की एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो अपने ऑनर से बिल्कुल अलग, क्योंकि है अलग एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी माना जाएगा और उसका मालिक एक अलग एंटिटी माना जाएगा। समझ गए ना? ये हम हमेशा दोनों को अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे, दोनों के अस्तित्व को अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। समझ में आ गई बात ना? सुन लीजिए, सेपरेट एंटिटी का मतलब अलग अलग अस्तित्व होना है। किसकी अस्तित्व की बात की गई है? मालिक और उसके व्यापार की। आगे समझे तो अगला पॉइंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसर्न का मतलब होता है ना किसी के बारे में थोड़ा सा अपोजिट करना। मैं कंसर्न दिखा रहा हूँ, तो ठीक लगाओ टाइम पर, ठीक है, प्रियोरिटी देने वाली बात। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। अच्छा, बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं किसलिए? एक अगले साल बंद कर दिए। कोई भी बिजनेस यानी व्यापार प्रारंभ करते वक्त यही सोचता है
कि अब हमारा बिजनेस क्या होगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम। समझ रहे ना, यही मानकर कहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह मान के अकाउंटिंग करेगी कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। इसे कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कंटिन्यूटी मतलब अपनी अपने कार्य को करते रहिए, आपका बिजनेस चल रहा है, इसीलिए क्या कहा गया है, कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी, यानी अपनी कार्यविधि करते रहिए, आपका चलते रहे। जैसे आप नहीं है नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आज 12 ग्रेजुएशन सब क्लियर हो गया ना, वही फिनांस जाना जाता है। जैसे यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने वाली लागत सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। जैसे समझो मार्कर बना रहा हूँ, तो इस मार्कर को बनाते वक्त हम ये सोच के नहीं बनाएंगे क्यों इस साल बेचना है, हमें कई साल तक बेचना है ना, उसके हिसाब से रेट फिक्स करेंगे कि मेंटेन हो जाए। मान लो इस साल लागत कम लगी तो बना दी, अगले साल लागत ज्यादा लग गई, तो ये सब मान के वही कहा है। जैसे यदि कंपनी कोई लंबी प्लांट मशीनरी या बनाने में कोई भी लागत सेम ईयर में को ध्यान में रखकर नहीं करती है, आने वाले फ्यूचर को एज्यूम करके बनाती है। और मान लो मैन्युफैक्चरर है, हमें सामान बना रहे, मान लो मेरी लागत 5 रुपए लगी है और मैं बेच रहा हूँ, उस पर मैंने टैगलाइन कौन लगाएगा अमाउंट का, मैं ही लगाऊंगा ना। तो बताओ 5 रुपए में अगर बनाया हूँ, एक मार्केट में मुझे 5 रुपए लगा है, हमने स्टिकर लगा दिया 20 रुपए का, 20 रुपए का स्टिकर लगा दिया, मार्केट में बिक गया, यानी 15 रुपए कमाई होगी। मैं कितने में बेचूंगा, मान लो 20 रुपए, मान लो बेच दिया, 20 रुपए बेच दिया, और तुम ले गए हमसे 20 रुपए खरीद के, तुम कितने बेचोगे। अब बताओ प्राइस जब पीछे का टैग लगा है तो 20 रुपए का तो 20 में बेचोगे, मीडिएटर बन रहे हो, हाँ, तो फायदा कहाँ होगा तुम्हारा। इसीलिए प्राइस क्या होता है, अनुमान लगा के बढ़ाया जाता है कि 5 रुपया लगा है, हम 50 रुपया डाल देंगे इस पे, आप तुमको बेचेंगे 15 रुपया में, तुम बेचोगे 20 रुपया में, वो बेचेगा 25 रुपया में, जाते जाते ये एक टाइम आएगा 50 रुपया बिकने लगेगा ये, समझ गए। अब तुम्हें बताओ 20 का स्टिकर लगा है, मैं तुमसे 25 मांगूंगा, दोगे कभी मुझे, कभी नहीं दोगे। तो कोई सामान बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचता है, मेरे अंडर में होलसेलर, डीलर, रिटेलर सब आएंगे, उन सबका फायदा कराता है। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा पाता हूँ मैं। सोचो अगर मैं सिर्फ अपना फायदा जोड़ता तो 5 रुपया मेरी लागत लगी है, 10 रुपया, 5 रुपया कमा लेंगे, चलो 10 रुपया चिपका दिए स्टिकर बेच दिए, तो 10 रुपया तुम खरीदे हमसे, भाई हम तो अपना कमाएंगे, 5 रुपया हम तो कमा लिया, तुम 10 रुपया खरीदो, 10 रुपये बेच दोगे, आप 12 रुपये बेच नहीं सकते क्योंकि रेट कितना लिखा है 12 10 रुपया, कोई कस्टमर रेट में देखे ना खरीदेगा, ना ये बात समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा था तब, ठीक है, आदत हो गई है वो वाला ऊपर नीचे करने की। ठीक है, अगला है और कह रहा है कि बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाएगा कि प्लांट और मशीनरी क्या क्या होगा, बिजनेस में प्रयोग होता है, लंबे समय के लिए होता है। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है कॉस्ट मतलब लागत, क्या होता है कॉस्ट मतलब लागत। कहा है इस हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, सही कर लीजिएगा, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि अगर फर्नीचर 50,000 में खरीदा गया है, 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे, 2 साल बाद भी करेंगे तो 85,000 मान के करेंगे। जब तक आप नया आइटम नहीं लाएंगे अलग रेट पे, ये नहीं कि सारे रेट बढ़ा दें, समझ रहे हैं ना। अब बताओ मान लो मार्केट 10 रुपया में, इस पर रेट लिखा हो 10 रुपया में, सडनली मार्केट में नया मार्कर आ गया 20 रुपया रेट आ गया, तो इसको हम 20 रुपया में बेच पाएंगे, इसका वही ओरिजिनल मान के ही बेचेंगे, समझ रहे हैं ना, ये बात कहा गया है यहाँ पे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन वही अगर नॉर्मल चीज है जिसमें प्राइस टैग नहीं है, जैसे प्याज है, एक बोरी खरीद के लाए थे 10 रुपया केजी हम लाए थे, तो रेट बढ़ गया 70 हो गया, तो उसमें हम कमाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो 60 रुपये फायदा आएगा, लेकिन इन सब चीजों में नहीं होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो कृषि वाली बात हो गई ना, और कृषि क्या है, टैक्स टैक्स फ्री है, इस पे कर मुक्त है, एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता, याद रखिएगा। तो वही बात कहा है कि अगर 50,000 में खरीद रहे हैं तो 2 साल बाद भी इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल एंट्री मान के ही रिकॉर्ड करेंगे 85,000 पे। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जूमिंग कम करें। अब अगला है डुअल कॉन्सेप्ट, इतना ठीक भागता है ना।
अगला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष का मतलब साइड से बात हो रही है। पक्ष का मतलब यहाँ साइड से बात है। यहाँ मैंने बोला था ना अकाउंट के दो नेचर होते हैं, एक क्रेडिट और दूसरा, याद आ रहा है ना? मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यहाँ पक्ष कह रहा है, पक्ष का मतलब साइड से, और कोई सीख देंगे। ठीक है। और एक बात हमेशा रखेंगे कि हमेशा डेबिट की टोटल वैल्यू क्रेडिट की टोटल वैल्यू की बराबर ही होगी। आई रिपीट कि हमेशा डेबिट साइड का टोटल बैलेंस क्रेडिट साइड के टोटल बैलेंस के बराबर होगा। ये तरीका है पहचानने का, उसको याद रखिएगा। ठीक है। कहा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष की यानी डेबिट साइड की टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड की टोटल वैल्यू के क्या होती है? बराबर होती है। जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स, यानी जब हम गुड्स खरीदते हैं, फॉर कैश किस रूप में? नगद। इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू, इसके बदले हमें क्या मिलता है? व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी जब कोई सामान खरीदते हैं। कहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, यानी जो सामान खरीद रहे हैं, जैसे समझना कि अगर हम एक परचेज कर रहे हैं, एक बात बताना, अगर हम एक परचेज कर रहे हैं 10 रुपए का, तो कैश में कितने का देंगे? कैश कितना देंगे? 10 रुपए ना देंगे। तो देखो बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? तुम कहने का मतलब ये कहा है कि जो सामान का रेट जितना आप खरीद रहे हो, भले डिस्काउंट करा लीजिए, डिस्काउंट का 8 रुपए करा लीजिए, तो डिस्काउंट यानी परचेज कितने का कर रहे हो? 8 रुपए का, तो कैश में कितना दोगे? 8 रुपए दोगे। बराबर होगे नहीं बराबर होगे? हमेशा यही चीज होता है। कहा है कि जितने का सामान खरीदोगे उतना ही कैश उसके इक्वल वैल्यू के बराबर दोगे। समझ में आया? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के दो पक्ष हुए, एक है क्रेडिट और दूसरा है डेबिट। हमेशा क्रेडिट का टोटल वैल्यू डेबिट की टोटल वैल्यू के बराबर आएगा। जितने का सामान खरीदेंगे उसके इक्वल वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू हमें क्या होना? पे आउट करना पड़ेगा, कैश के रूप में देना पड़ेगा। चाहे हम कैश के रूप में दे या बैंक के द्वारा दे। ठीक है। चलिए अगला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या है? पीरियोडिसिटी यानी पीरियड सबसे बना हुआ है, और पीरियड सबका मतलब आप लोग जानते होंगे टाइमिंग से होती है। ठीक है। यहाँ कहा है इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय के अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों तैयार करना होता है? जिससे यह पता चल पाए कि आपकी व्यापारिक स्थिति कैसे चल रही है। स्टेटमेंट तैयार करते तभी पता चलता है कि बिजनेस में क्या सिचुएशन चल रही है। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड के अपेक्षाकृत शॉर्ट टर्म ईयर यानी क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे बिजनेस के परफॉर्मेंस को आसानी से चेक कर सके। यानी ये जो स्टेटमेंट आप बनाएंगे, अगर वो क्वार्टरली बनाए, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे बनाए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। पूछे क्यों? क्योंकि सोचिए साल भर का इकट्ठा चीज चेक करें और 3-3 महीना पर चेक करें, तो ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? 3 महीने में आधा फिर काम खत्म होता जाएगा ना, और मैच कराते जाएंगे। उसने कहा है शॉर्ट टर्म अगर ईयर पे चेक करेंगे, जैसे क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 माही, यानी 3 महीने पे आप इसको चेक करते जाएंगे, तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी और बैलेंस मैच करता जाएगा। और साल भर में करेंगे, मान लो कोई 3 महीने के भीतर कोई बात लिखे थे, स्टेटमेंट लिखे थे, हो सकता है साल भर में उसको भूल जाओ, उसका मतलब ही नहीं समझ में आया। तो 3-3 महीने का कॉन्सेप्ट लेने से ये होता है कि चीजें आसान होती है और इजीली लोग उसे कर पाते हैं, और बैलेंस भी मैच वगैरह करा पाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? कहा है जिसे ऐसा करने से फायदा क्या होता है? महीने में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ पाएगा आपके। समझेगा ना बात को? इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। अगला है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कवर कॉन्सेप्ट। एविडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सबूत, गवाह के रूप में। इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम बिजनेस कर रहे हैं उसका लीगल एविडेंस जरूर रखें। भाई कोई बात होगी जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रेजेंट कर पाए अच्छे से। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस वाउचर रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, लोग क्यों वाउचर रिसिप्ट देते हैं आपको? परचेज करते हैं तो, सेल करते हैं तो, क्यों? क्योंकि वो एक लीगल है, वो
आप प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था ब्लैक मनी का मतलब क्या, कि आपके घर गोल्ड पड़ा हुआ है, उसका अगर कोई रसीद नहीं है, कुछ है ही नहीं है कि वो कहाँ से आया है किसने, तो क्या है, इलीगल मान लिया जाता है। और वही रसीद उसका है तो लीगल है, आपने इतना पे आउट किया है। समझ रहे बात को ना। यही सारी चीजें तो कहा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, या तो इनवाइस के रूप में हो या वाउचर के रूप में हो, ताकि आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर पाएंगे, देखिए ये चीज प्रूफ है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है ना, ओरल को प्रूफ नहीं माना गया है, रिटेन को माना गया है। कहा है, अब सुनिएगा ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कर पाए, आप प्रेजेंट कर पाए, इस पे लोग एक्शन ले पाए। ठीक है, अगर चीजें रहेंगी, मान लो ये जमीन मेरा है तो इसके कागजात होंगे ना हमारे पास, तभी तो हम प्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वही कहा है कि प्रॉपर तरीके से होंगे तो आप एविडेंस के तौर पे इस चीज को प्रेजेंट कर पाएंगे, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में। ठीक है, अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है, मैचिंग। मैचिंग का मतलब होता है मिलाना। मैचिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना। समझ रहे हैं, यहाँ मैचिंग सबसे मतलब है मिलाने से। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग करना बड़ा अनिवार्य है। मतलब आज हमारा कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ, इसका रिकॉर्ड मेंटेन लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं भी चले जाइए, किसी मॉल में कहीं भी, कितना आज बिका सामान, कितना नाश्ते पानी या कितना खर्च किया गया मेंटेनेंस के तौर पे, ये सारी चीज रिकॉर्ड की जाती है, जिससे बिजनेस का जो वास्तविक रिजल्ट है वो पता चल पाता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस फैक्ट्री में रेंट के तौर पे आपने 10,000 रुपया दिया और स्टाफ की सैलरी दी कितनी, 90,000। टोटल कितना आपने किया, एक्सपेंस कितना किया, 1 लाख रुपया एक्सपेंस कर लिया। और उस महीने में आपने टोटल सेल किया था 2 लाख रुपए का, तो उस महीने की रेवेन्यू कितनी हुई, आपकी प्रॉफिट कितनी हुई, 1 लाख। फार्मूला क्या बना, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू भी एक इनकम ही है ना, यानी कितने का सेल किया, 2 लाख का। एक्सपेंस कितना हुआ, 90,000 और 10,000, यानी टोटल 1 लाख रुपया एक्सपेंस हुआ। तो 2 लाख में से 1 लाख घटा देंगे तो 1 लाख बच जाएगा, और 1 लाख क्या कहलाएगा आपका, प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये समझ में आ गया ना। अगला है, ये मैचिंग कराना जरूरी होता है। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या है, लोग नहीं कहते हैं रियलाइज हुआ है, मुझे महसूस हो रही है चीजें, अपनी गलती मान रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, माफ करना। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा होता है माफ करने वाला। चलिए, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम हुआ है। समझिएगा, रियलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जिस डेट में इनकम हो रही है ना, उसी डेट में एज्यूम किया जाएगा जिस डेट में वो इनकम रिसीव होगा। सुनिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी ऐसा रेवेन्यू जो मिलने वाला है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात ना। रियलाइजेशन का मतलब समझ गए ना, जो रियलिटी है उसकी बात कर रहा है। जो रेवेन्यू आपको प्राप्त हो गया है उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में आप करेंगे, लेकिन अभी जो मिलने वाला है, मिला ही नहीं है, उसकी एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। यही बात है। और आज का लास्ट है लीगल। क्या है, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है इसका, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार चाहिए, अर्थात जिसे नियम कानून द्वारा पारित किया गया हो, जो गैर कानूनी ढंग से ना हो, वो चीजें ही यहाँ पे मान्य की जाएंगी। ठीक है, तो आपको घर से ये 10 कॉन्सेप्ट पढ़ के आने हैं, याद करके आने हैं, पूछा जाएगा ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आसान है ना, नाम में ये सारी कहानी है, पढ़ के आइएगा, बाकी कॉन्सेप्ट अगली क्लास में। थैंक यू।